नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और जैसा आप जानते हैं कि लाइव शो में हर दिन हम किसी खास मुद्दे पर किसी खास व्यक्ति की चर्चा करते हैं। आज भी हम एक खास चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो भी बहुत खास व्यक्ति हैं, बल्कि खासम खास व्यक्ति हैं। देश के 50वें चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, जो 10 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। रिटायरमेंट के पहले वैसे तो वो अपने पूरे कार्यकाल में ही चर्चा में रहे हैं, लेकिन इन दिनों ज्यादा चर्चा है और कई बार ऐसा देखने में आ रहा है कि कई उनके जो फैंस थे, प्रशंसक थे, वो उनके अचानक आलोचक बन गए हैं। चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे एक्सपर्ट, जो राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं, इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट हैं, विदेश मामले के एक्सपर्ट हैं, प्रशांत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। और सभी देखने वालों को भी मैं बहुत ही नमस्कार और आदर के साथ अभिनंदन करता हूं, क्योंकि बड़ी संख्या में आप हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और हमें सराह रहे हैं। कई लोग शेयर भी कर रहे हैं, कई लोग हमें फीडबैक भी दे रहे हैं। इसके लिए हम आपके भी आभारी हैं। तो मुद्दा, जैसा हमने आपको बताया था कि चर्चा आज चीफ जस्टिस साहब की हम करेंगे, जो लगातार अपने पूरे कार्यकाल में बहुत लंबे समय के बाद 2 साल का कार्यकाल किसी चीफ जस्टिस को मिला हो, ये हमने देखा। 50वें चीफ जस्टिस रहे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब। इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस थे, इनके बेटे भी वकील हैं। हम इनके पिताजी की बात भी करेंगे कार्यक्रम में आगे, इनके बेटे की भी बात करेंगे, लेकिन मुख्य फोकस जो हमारा रहेगा चीफ जस्टिस साहब पर रहेगा। क्या उन्होंने कहा है जो उनके कई प्रशंसक, उनके आलोचक अचानक बन गए हैं, जिन्होंने पूरे कार्यकाल में बड़ी उम्मीदें लगा के रखी। और कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें न्याय की आखिरी उम्मीद चीफ जस्टिस साहब को मानते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, ये बात हम करेंगे, समझेंगे प्रशांत सिंह साहब से भी। और एक और हमारे खास मेहमान जो हाई कोर्ट के वकील साहब हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, वो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी जानेंगे और समझेंगे। पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी रिपोर्ट है, उसे आप देख लेंगे तो समझने में थोड़ा सा आसानी होगी कि मुद्दा क्या है, मामला क्या है, बात क्या है। पहले न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटी। देवी ने जिस हाथ में तलवार थामी थी उसमें संविधान आ गया और बतौर चीफ जस्टिस उनके तमाम फैसलों पर होती रही बहस के सिलसिले को एक नया आयाम मिल गया। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार आलोचकों में वो नाम ज्यादा थे जो अरसे तक उन्हें देश में न्याय की इकलौती उम्मीद बताते थे। चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर से देश के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के चर्चा में होने की ये इकलौती वजह नहीं है। चीफ जस्टिस के चर्चा में होने की वजह हमेशा की तरह उनके फैसले और उनकी कही बातें हैं। 4-5 दिन पुरानी बात है। चीफ जस्टिस महाराष्ट्र में थे, अपने पैतृक गांव की एक सभा में बोल रहे थे। अयोध्या के फैसले पर उन्होंने बात की। चीफ जस्टिस ने कहा, अक्सर उनके यानी न्यायाधीशों के पास मामले होते हैं लेकिन वो समाधान पर नहीं पहुंचते। अयोध्या यानी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो 3 महीने तक उनके सामने था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि वो भगवान के सामने बैठे और कहा कि उन्हें इसका हल खोजने की ज़रूरत है। सीजेआई ने बताया कि वो नियमित प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वास करें, यदि आप में आस्था है तो ईश्वर सदैव कोई रास्ता निकाल लेंगे। नवंबर 2019 में अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली 5 जजों की पीठ में वो भी शामिल थे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का ये बयान वायरल हो गया। उनके प्रशंसक आलोचक बन गए। आलोचकों में कई पत्रकार भी हैं। ये बात अलग है कि चीफ जस्टिस ने हमेशा की तरह प्रशंसा और आलोचना से परे एक और अहम फैसला किया। उन्होंने वो बाध्यता खत्म कर दी जिसमें सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों के लिए एलएलबी की डिग्री ज़रूरी थी। बेशक ये 2 अलग मुद्दे हैं, लेकिन ये जाहिर करते हैं कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का व्यक्तित्व जिस आज़ाद ख्याली की वकालत करता दिखता है उसमें बनावटीपन के लिए ज़्यादा जगह नहीं है।
लोकसभा चुनाव के पहले तक विपक्ष के अहम नेता और उनके तमाम समर्थक हर मुश्किल से उबरने के लिए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की ओर आशा की नज़र से देखते थे। जस्टिस चंद्रचूड़ साल 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस बने, साल 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने और नवंबर 2022 में देश के मुख्य न्यायाधीश बने। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे फैसले दिए जिनकी बहुत चर्चा हुई और आगे भी होती रहेगी। निजता के अधिकार, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाना, हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाली हादिया के विवाह से जुड़े मामले, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश, पत्रकार जुबैर और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जमानत देने, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताने, आर्टिकल 370 से जुड़े मामले समेत कई ऐसे फैसले हैं जिन पर बड़े स्तर पर चर्चा हुई। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक तस्वीर और एक छोटा सा वीडियो सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई चंद्रचूड़ के घर महाराष्ट्रियन टोपी लगाकर भगवान गणपति की आरती कर रहे थे। वो तारीख थी सितंबर 11, 2024। अचानक सीजेआई साहब की तारीफ करते रहे कई लोग सवाल उठाने लग गए। उस तारीख तक उनके आलोचक रहे लोगों की क्या राय है ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की राय हमेशा की तरह साफ साफ है। हाल में उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, उन्हें लगता है कि विशेष रूप से आज के समय में उन लोगों के बीच एक बड़ा विभाजन है जो सोचते हैं कि जब आप उनके पक्ष में निर्णय देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक अद्भुत संस्था है और जब आप उनके खिलाफ निर्णय देते हैं तो ये एक ऐसी संस्था है जो बदनाम है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अब जनता की अदालत होने का मतलब ये नहीं है कि वो संसद में विपक्ष की भूमिका निभाएं। जी सिंह साहब, ये एक छोटा सा मामला था, ये विषय था। 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। हालांकि उनकी फिटनेस को देख के लगता नहीं है कि ये रिटायरमेंट वाली एज है। लगता है कि अभी लंबे समय तक वो इनिंग खेल सकते थे, लेकिन रिटायरमेंट क्योंकि फिटनेस से नहीं होता, एज से होता है। एज है, उनका बर्थडे है 11 नवंबर को और 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। हम शुभकामना देंगे उनको नई पारी के लिए। लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जिनकी, क्योंकि एक लंबा करियर, 24 साल का करियर, साल 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वो जस्टिस बने, उसके बाद 2013 में वो इलाहाबाद आए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, उसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट में उनका हर फैसले पर बड़ी चर्चा हुई, बड़ी तारीफ हुई। जिस तरह से उन्होंने नागरिक अधिकारों की रक्षा की, कई लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने नागरिक अधिकारों की रक्षा की। तमाम ऐसे मुद्दे जो विपक्ष को लगा कि फैसले कहीं ना कहीं उनके हक में जा रहे हैं, उनको न्याय मिल रहा है, चाहे राहुल गांधी की सदस्यता जाने का मामला हो, जुबैर जो पत्रकार है वो फैक्ट चेक करते हैं, जब वो जेल चले गए उनको राहत नहीं मिल रही थी, चीफ जस्टिस साहब वहां भी नजर आए। पवन खेड़ा जिनको असम की पुलिस बिल्कुल ले ही जा रही थी प्लेन से उतारकर, उन्हें भी राहत मिली, वहां चीफ जस्टिस वहां भी मौजूद थे, हर जगह वो नजर आ रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड विपक्ष ने मुद्दा बनाने की बहुत कोशिश की, पब्लिक के बीच में मुद्दा नहीं बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपनी बात कही। लेकिन अब जब एक इतने अच्छे चीफ जस्टिस जब अपने करियर के बिल्कुल आखिर में है, 8-10 दिन या 20 दिन मान लीजिए उनके रिटायरमेंट में रह गए हैं, तो कुछ एक बयानों को लेकर, कुछ एक बातों को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, घेरने की कोशिश की जा रही है। वो तमाम लोग जो मानते थे कि जस्टिस चंद्रचूड़, सीजेआई जो है पिछले 2 साल से न्याय की आखिरी जगह है, आखिरी मूर्ति है, वहीं से न्याय मिल सकता है, क्यों अचानक ये माहौल बदला बदला सा दिखता है? जी, सही बात है। आपने जितने तथ्य बताए वो बहुत ही उल्लेखनीय चीजें हैं और ये बात सही है कि सरकार को घेरने में या मतलब कहने का कि जो उनको उचित लगा उस तरह का फैसला देने में उन्होंने कोई कोताही नहीं की और अपनी तल्ख टिप्पणियों के कारण और निडरता, निर्भयता और निष्पक्षता के कारण, इन सब चीजों के कारण वो बहुत ज्यादा चर्चित रहे। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि उनको मोटा मोटी इस तरह से देखा गया कि वो सरकार विरोधी
ज्यादा उनकी चर्चाएं हुई, उनके फैसलों में सरकार का विरोध ज्यादा चर्चित रहा। ये चीजें रही, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे और बहुत सारे मामले हों, तो किसान वाला आंदोलन का मामला हो, और भी आपने बहुत सारे चुनावी बॉन्ड वगैरह की चीजें आपने बताई, तो उन सब मामलों पर ऐसा देखा गया। और यहां तक हुआ कि जो एक अंध विरोधी हम जिनको कह सकते हैं कि मोदी सरकार की बिना जैसे गुण दोष की चर्चा किए सीधे सीधे मोदी सरकार के अंध विरोध करने वाले यूट्यूबर्स की भी मैं देखता था, तो वो भी इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि ये चंद्रचूड़ जो है मोदी जी को ठिकाने लगा देंगे, उनकी सरकार को ठिकाने लगा देंगे। मतलब उनको आशा हो चली थी कि सरकार को, जबकि जुडिशियरी का उसमें कोई रोल नहीं है, सरकार तो जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो फिर भी इस तरह की चीजें हो रही थी। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जो आज हुआ, मतलब हाल फिलहाल के परिस्थितियों में जो हुआ, सितंबर से लेकर गणेश पूजा से लेकर अभी तक, तो इनके पीछे जब जाया जाए, ये अपने गांव में गए, वहां भगवान की से प्रार्थना की बात इन्होंने कही, तो इन सब चीजों से एक चीज स्पष्ट हुआ कि इस देश में, हमारे देश में एक लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल सेकुलर गैंग है। इसको गैंग ही कहना उचित होगा मेरे हिसाब से। अब ये अच्छा लगे किसी को या किसी को बुरा लगे, ये इसमें दो पार्ट हैं। एक तो वेल विशर्स है क्रिश्चियन मिशनरीज का, और एक वेल विशर्स है जिहादी एलिमेंट्स का। और उन दोनों को लगता है कि उनके पास सर्टिफिकेट बांटने का पूरा अधिकार है कि जो सनातन धर्म के खिलाफ चलता है, उसके खिलाफ टिप्पणी करता है, उसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ आचरण करता है, वो तो सही है। लेकिन यदि आप सनातन धर्म को अपनी आस्था के रूप में, अपनी व्यक्तिगत आस्था के रूप में यदि उसका व्यवहार में पालन करते हैं, तो आप गलत हैं, एक चीज। दूसरी चीज कि उसी व्यक्ति को यदि इस्लामिक चीजों की ये कोट करे, तो वहां कोई उनको दिक्कत नहीं होती है। वही अगर क्रिश्चियनिटी को कोट करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सनातन को और भगवान को कोट कर दिया उन्होंने, कि भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया, तो यहां दिक्कत हो गई। तो दिक्कत का मूल कारण ये नहीं है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को के साथ गणेश जी की आरती की, दिक्कत ये भी नहीं है कि उन्होंने अपने गांव में जाकर क्या कहा, दिक्कत ये है कि ये सनातनी है, ये चीज इस लोगों के, इस तरह के लोगों को मालूम हो गया। पहले इन लोगों को शायद ये अंदाजा था कि जिस तरह से सरकार को हर जगह जहां भी उनको ऐसा लगता था कि सरकार को घेरना चाहिए, वहां घेर देते थे। और जहां उनको लगता था, जैसे 370 धारा के मामला में उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला दिया, तो जहां मतलब जहां घेरते थे, तो उससे इन लोगों को लगने लगा था कि मोदी जी को बकसते नहीं थे, सरकार को बकसते नहीं थे, तो एक अपनी निष्पक्ष और तल्ख अंदाज में चलते थे। तो इस कारण लोगों को लगने लगा था कि ये अंदर से सनातनी नहीं है, और इसी विश्वास पर यही लोग उनकी बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे। लेकिन जब उन लोगों को लगा कि ये अंदर से सनातनी है, व्यक्तिगत रूप से अपना आस्थावान व्यक्ति है, तो उन लोगों को ये बुरा लगने लगे। मेरा मानना तो यही है कि इसके पीछे मुख्य यही एक कारण है। जी जी, लेकिन आपने जैसा कहा कि फैसले आए, फैसले हमेशा सरकार के पक्ष में नहीं थे। बहुत सारे इनके फैसले ऐसे थे जिसमें सरकार विरोधी जो थे, दूसरी तरफ खड़े हैं, जो अगर आप एक पाला खींच लें, एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ सरकार का विरोध करने वाले लोग हैं या विपक्ष है, वो विरोध भले ही ना करें, लेकिन वो किसी तरह की न्याय की उम्मीद लिए सुप्रीम कोर्ट गए। तो ऐसे तमाम लोगों को तमाम मौकों पर रिलीफ इनकी कोर्ट में मिला। कहीं किसी तरह की निष्पक्षता या किसी पक्षपात की बात नहीं हुई, हर तरफ निष्पक्षता दिखी। लेकिन मैं केवल ये समझना चाहता हूं कि एक ऐसा मौका, जब कोई भी आदमी अगर 24 साल तक ईमानदारी से सेवा करता है, तो उसे आप केवल एक दो फैसले, एक दो बातें जो कि कोर्ट के बाहर उन्होंने कही है, या व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति किसी से मिलने जाता है
और इसमें पारदर्शिता इतनी रखी गई है कि बिल्कुल साफ साफ है, वीडियो भी सामने आ जाता है, तस्वीर भी सामने आ जाती है। तो क्या जब ऐसा व्यक्ति रिटायर होने जा रहा है और तमाम बड़े बड़े वकीलों के मैं बयान देख रहा हूं और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, वो इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू देके ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर इन्होंने कहीं ना कहीं छवि को कमतर किया है। मतलब इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और वही सारे लोग पहले आरती उतारने के लिए तैयार थे, वही सारे लोग इनके लिए रेड कारपेट बिछाने को तैयार थे, वही सारे लोग इनको न्याय की आखिरी उम्मीद बता रहे थे, वही सारे लोग जब उनके पक्ष में फैसले गए तो उसको न्याय की जीत बता रहे थे। तो ये अचानक रातों रात कोई आदमी बदल जाता है, रातों रात उनकी सोच बदल जाती है, ये बड़ा हैरान करने वाली बात नहीं लगती है? और खासतौर पर जब आप नैतिकता की बात करते हुए, आप नैतिकता के मानदंडों की बात करते हुए इस तरह की बातें करते हैं। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और इंटरव्यू में बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं या अपने बयानों में या अन्य किस्म से कि जैसे इन्होंने अलाउ किया कि जब मोदी जी के साथ गणेश जी की आरती कर रहे थे तो उसका फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, और इसको दोनों ही तरफ से, मोदी जी की तरफ से भी और चीफ जस्टिस की तरफ से भी सोशल मीडिया पर डाला गया। इन सब चीजों को आलोचना कर रहे हैं। और दूसरी चीज की ये जो अभी इन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे कुछ रास्ता दिखा दीजिए क्योंकि मैं पेशोपेश में हूं, तो उसमें भगवान ने रास्ता दिखाया। तो एक तो चीज ये है कि जब यही चीज पहले हुआ करता था, जैसे प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह जी ने इफ्तार की पार्टी दी और उसमें चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस उस इफ्तार पार्टी में गए थे, उसका भी फोटो वीडियो सब चीज वायरल हुआ था, तो उससे किसी को आपत्ति नहीं होती है, लेकिन इनके कार्यक्रम में आपत्ति हो जाती है। दूसरी चीज की, जब इन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो जरूर अपने आप को, ये अपने भगवान से एक मानसिकता को मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि ये जान गए थे तमाम बहस और तमाम सबूत जो पेश किए गए होंगे तो उनसे इनको तो अंदाज लग ही गया होगा कि वहां मस्जिद से पहले वहां मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अब उसमें इनको लग रहा होगा कि बीइंग ए हिंदू हम मंदिर के पक्ष में फैसला देंगे, तो कैसे देंगे? तो भगवान से अपने मन को ताकत मांग रहे होंगे कि हमारा जो फैसला हो निष्पक्ष हो, भले उसकी लोग आलोचना करेंगे, और लोगों ने किया भी। और उसमें उस टीम में पूरे 5 जज थे, कोई अकेले चंद्रचूड़ साहब ही नहीं थे, तो पूरे 5 जज थे। एक तो चीज ये चीजें हैं। तो कुल मिलाकर फिर मैं वही बात कहूंगा कि इनका ये चीज प्रकट होना कि ये सनातनी है और सनातनी आस्था को मानते हैं, वो नास्तिक वाला चक्कर में नहीं रहते हैं या अपने धर्म से अलग या इतर या उदासीन नहीं रहते हैं, उसमें आस्था रखते हैं। और यही मूल कारण है इस सारी बवाल होने का। अन्यथा इनकी आलोचना तो तब भी की गई थी जब नुपुर शर्मा को तल्ख टिप्पणियों के साथ घेरा गया था और रहमानी पर कुछ नहीं बोला गया था। इनकी आलोचना तो तब भी हुई थी जब मणिपुर पर बहुत तेजी के साथ, जबकि उससे पहले मोदी जी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में मोदी जी मणिपुर की घटना पर दुख प्रकट कर चुके थे, कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे चुके थे, सारा कुछ कर चुके थे। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा तल्ख टिप्पणी किया था। और वही जब कोलकाता में रेप कांड हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत देर से संज्ञान लिया, इस चीज की भी आलोचना हुई थी। तो आलोचना तो इनकी दोनों तरफ से हुई है, कोई एक तरफ से हुई है ऐसा बात नहीं है। लेकिन आज जो अभी जो फिलहाल कुछ समय से हो रही है लगातार आलोचना, खास करके ये गणेश पूजा और अपने गांव में जो भगवान के ध्यान लगाने वाली बात जो इन्होंने बोला, तो इन दो चीजों के बाद जो ज्यादा बवाल मचा है, तो उसके पीछे एकमात्र यही कारण है, फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि इनका सनातनी होना, अपने आप को सनातनी मानते हुए दिखा देना, यही प्रॉब्लम का मुख्य कारण है। इस भारतवर्ष में आपने पहले भी देखा है कि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, एड्स है, इसको खत्म, इराडिकेट होना चाहिए। और इस तरह के विचारधारा के तमाम वामपंथियों को देखिए तो वो इस्लाम को और इफ्तार को बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। लेकिन जब सनातन की बात होती है तो वहां नास्तिक होने की बात करने लगते हैं, धर्म एक अफीम है, धर्म एक खराब चीज है,
धर्म लोगों को गरीब बनाए रखने का एक हथकंडा है, इस तरह की बातें करने लगते हैं। अभी आप हाल फिलहाल में देखें, गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली बिहार में 3-4 जिलों में, तो ठीक है, वो सही है या गलत है वो एक अलग विषय है, लेकिन तेजस्वी यादव जो यहाँ के मुख्य विपक्षी नेता हैं, उन्होंने कहा कि ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर मुसलमानों के खिलाफ कुछ हुआ तो। लेकिन वहीं जब दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दिए कुचल दिए गए, रंगोली मिटा दी गई, वहां फिलिस्तीन के नारे लगे, तो वहां के बारे में भी एक बार तेजस्वी यादव या कोई भी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी या कोई भी तमाम विपक्ष के लोग अगर वही चीज बोल देते वहां भी कि हिंदुओं को भी अगर जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाएगा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेकिन इस तरह की मानसिकता नहीं है। यहाँ वोट बैंक की जो राजनीति है वो राजनीति यहाँ भी चल रही है, इस चीफ जस्टिस के मामले में भी चल रही है। हालांकि सर मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी भी, जब ये सीजेआई की कुर्सी पे बैठे या जस्टिस की कुर्सी पे बैठे या इन्होंने तमाम फैसले लिए, मेरे ख्याल से इन्होंने धर्म के चश्मे से उन चीजों को नहीं देखा, चाहे सबरी माला वाला मामला हो मंदिर का, या और दूसरे ऐसे कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा कार्यकाल इनका 24 साल का है। और इस बीच डॉक्टर सत्येंद्र जो हाई कोर्ट के वकील हैं और हमारे पैनलिस्ट भी हैं, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आपने सारे मुद्दे को देखा, समझा, आप क्या कहेंगे? मैं सीधे फोरम पर आपको आमंत्रित करता हूं। जस्टिस चंद्रचूड़ जैसा निष्पक्ष जज मिलना बहुत ही मुश्किल है। उनके जितने फैसले हुए हैं सब गुण दोष के आधार पर हुए हैं। देखिए, कोई भी केस जो होता है उसमें दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को, साक्ष्य को रखते हैं। अब जज का काम है उन दोनों में कौन उचित है इसका परखना। एज ए जस्टिस अभी तक जितने भी हुए हैं, चंद्रचूड़ साहब ने सही निर्णय लिया है। मैं एक लॉ के विद्यार्थी के नाते ये समझता हूं। जहां तक बात धार्मिक है कि भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया, धर्म जो है ये धारण करने की चीज व्यक्तिगत है, सब लोगों की नहीं है, व्यक्तिगत धारण करने की चीज है। उनके जो आराध्य होते हैं उनसे आदमी शक्ति प्रदान प्राप्त करता है प्रार्थना करके कि हे भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मुझसे कोई गलती न हो। तो इसमें गलत क्या है भाई? सही निर्णय मैं ले सकूं, भगवान मुझे ये शक्ति प्रदान करें, निष्पक्ष रूप से मैं ले सकूं, जो सही है वही मैं निर्णय लूं, इसमें गलत क्या है? सब लोग लेते हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बौद्ध हो, अपने आराध्य से जरूर प्रार्थना करते हैं। यहां तक कि डॉक्टर जिनके पास कला होती है, जब कोई ऑपरेशन करने जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सही तरीके से ऑपरेशन कर सकूं ताकि हमारे मरीज का जान बचे। इसमें गलत क्या है भाई? इसमें कोई गलती नहीं है। और दूसरी चीज, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस चीज को पब्लिक के डोमेन में रखा बात और स्वीकार किया। तो जो स्वीकार करता है वो गलती थोड़ी ही करता है, वो गलती नहीं करता है स्वीकार करने वाला। जो गलती करता है वो तो छुपा करके रखता है। अगर नियत किसी की ऐसी रहती है तो सामने निकालेगा नहीं, छुपा करके रखेगा। और मोदी जी का भी, अरे भाई भक्ति है, ये भी पूजा करते हैं, वो भी करते हैं। अगर पहुंच गए, अगर पूजा किए, जिसको इन्होंने सार्वजनिक किया, ऐसा नहीं किया तो उसको छुपा करके रखा कि हाँ भाई कोई अंदर अंदर कोई बात किए हैं। भाई आए मेरे यहाँ भगवान गणेश का पूजा उन्होंने किया, मैंने उनका स्वागत किया, इसमें गलत क्या है? पूजा अर्चना करने का सबको अधिकार है। जज होने के पहले आदमी मनुष्य है। अगर बचपन से कोई धर्म अपनाए हुए है, उस धर्म पर रहने का, उसको टिके रहने का उसको हक है, अधिकार है। और अगर कोई धर्म मान रहा है इसका मतलब थोड़ी है कि फैसला गलत करेगा। नहीं, अगर कोई, मेरा तो मानना है कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है, धर्म को अगर मानता है, किसी भी धर्म को मानता हो, इस्लाम को, क्रिश्चियन को, क्रिश्चियनिटी को, कोई धर्म मानता है, क्योंकि सारे धर्मों में सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति है। जो अपने धर्मों का अनादर करते हैं, जो उसको सही तरीके से मानते नहीं है, वही विचलित होकर के दूसरे किसी का शिकायत करते हैं। जो भी मानेगा, अब हिंदू धर्म में क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की बात है। अगर हम अपने परिवार को भी नहीं माने, अगल बगल को भी ना माने, तो
तो हम थोड़ी धर्म मान रहे हैं, ईमानदारी से नहीं मान रहे हैं। तो जो भी ईमानदारी से मान रहा है वो सही काम कर रहा है, और चंद्रचूड़ साहब ने भी यही सही काम किया। भाई बहुत क्रिटिकल था, राम मंदिर का जो मुद्दा था बहुत क्रिटिकल था, देश भर आंदोलित था। सब लोग, कोई जरूरी नहीं है कि जान रहे थे कि क्या साक्ष्य है नहीं है, सबका अपना अपना रखने का ये था। लगता है डॉक्टर साहब जजमेंट का सिग्नल थोड़ा चला गया है। हाँ, डॉक्टर साहब जुड़ गए दोबारा। जी जी डॉक्टर साहब, आपके जजमेंट सिग्नल, जी आपके जजमेंट सिग्नल में अगर करना था, सिग्नल में दिक्कत आ गई थी डॉक्टर साहब, लेकिन आपने जो बात कही वो मैं समझ गया। मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप वकील हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लंबे समय से प्रैक्टिस करते हैं, और आप भी तमाम सारे जजेस को देख चुके हैं। सीजेआई साहब जो हैं, इन्होंने तमाम ऐसे फैसले दिए जिन्हें जन सरोकार के फैसले बताया जाता है। निजता के अधिकार की इन्होंने रक्षा की, लोगों के जो कई लोग मानते हैं उनके और तमाम अधिकारों की रक्षा की। फिर आखिर ये जो बड़े बड़े वकील हैं देश के, जो माना जाता है कि अदालतों में उनकी बड़ी से होती है, उनकी बड़ी पूछ होती है, लाखों रुपए की उनकी फीस होती है एक एक हियरिंग की, वो गारंटी शुदा तरीके से काम कराने की बात करते हैं। ऐसे तमाम सारे वकील, जो बड़े बड़े वकील हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो अचानक सीजेआई साहब के आलोचक क्यों हो गए? क्या क्या रीजन है? जबकि कोई आदमी जब रिटायरमेंट के करीब है, लोग गुण दोष से परे होकर उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कोई बड़ा खिलाड़ी रिटायर होता है तो ये याद नहीं रखा जाता कि वो कितनी बार जीरो पर आउट हुआ, बल्कि उसका करियर कितना ग्लोरियस था, उसको एंजॉय किया जाता है। तो ऐसे बड़े वकील क्या मतलब इस परंपरा का हिस्सा नहीं बनना चाहते? दिक्कत कहां है? देखिए वात्सल जी, चंद्रचूड़ साहब ने 24 अगस्त 2017 को एक फैसला किया। वो प्राइवेसी, राइट ऑफ प्राइवेसी का आधार कार्ड से रिलेटेड था। सरकार की फैसला थे कि तमाम चीजों में आधार आपको देना है। इस पे जब मामले आए तो उन्होंने दिया कि नहीं, ये राइट, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पर जरूरत हो वहीं पर दीजिए, सब जगह देना जरूरी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट का अगेंस्ट में था। कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आ सकती है, कभी कोई फैसला पक्ष में आ सकती है। मैं समझ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरा जो सवाल है, आप अगर उसका जवाब देंगे, बड़े वकीलों को क्या दिक्कत क्या है? मैं उसी पर आगे आ रहा हूं वात्सल जी। तो अब देखिए, कोई पार्टी की सरकार होती है, एक पार्टी पक्ष में है, दूसरा पार्टी विपक्ष में है, तो वो पार्टी के लोग जो हैं वो पार्टी से अलग हो ही नहीं रहे हैं। इंडिविजुअल, उनकी अपनी समझ भी होनी चाहिए। पार्टी की समझ पर ही केवल चले, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारी पार्टी ने किया तो ये पक्ष इनके अगेंस्ट में दिए हैं तो हमारे अगेंस्ट में, ये गलत है। गुण दोष के आधार पे जो सच है, जज एक सच्चाई को सामने रखता है, दो के बीच में से चुनता है कि नहीं यही समाज के लिए हितकर है, यही कानून सम्मत है, यही विधि सम्मत है, यही संविधान सम्मत है, और उसके अनुसार वो निर्णय लेता है। वो पार्टी के अनुसार निर्णय नहीं लेता है, उस संविधान में जो निहित तथ्य है उसके अनुसार लेता है। अगर संविधान से परे है तब वो देखता है कि इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, उसके अनुसार निर्णय लेता है। तो चंद्रचूड़ साहब ने हमेशा सही निर्णय लिया है। अभी आज के डेट में जो लोग ये कर रहे हैं दोषी, और ये गलत है। उनकी नॉलेज जो है, उनकी समझ जो है कानून के संबंध में, संविधान के संबंध में नहीं के बराबर है। अगर वो ऐसा कहते हैं तो मेरा मानना है। जी बिल्कुल। और इस बारे में जो मैंने रिसर्च किया और जो मैंने थोड़ा बहुत देखा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सिंह साहब, उसके बाद आपकी भी ओपिनियन लूंगा। डॉक्टर साहब, आपसे भी मैं पूछूंगा। जब मैं देख रहा था तो मुझे मीडिया में कुछ चीजें मिली, क्योंकि इनके पिताजी भी वाईवी चंद्रचूड़ साहब भी देश के मुख्य न्यायाधीश रहे, लंबे समय तक रहे, 7 साल से ज्यादा वक्त तक वो मुख्य न्यायाधीश भारत के रहे। और उनके हवाले से अभिनव चंद्रचूड़, जो चंद्रचूड़ साहब के बेटे हैं, उन्होंने एक किताब लिखा सुप्रीम विस्पर। उसमें कई चीजें अंदर की बातें आई हैं जिस पर मीडिया रिपोर्ट हुई है और सारे लोगों ने उसको पढ़ा भी है। यह बताया जाता है कि न्यायपालिका में जोड़ तोड़ से नियुक्ति के आरोप लंबे समय तक
लंबे समय से लग रहे हैं। जो उस किताब के हवाले से मीडिया रिपोर्टें आई हैं उसमें लिखा गया है, बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं अभिनव चंद्रचूड़, उनकी जो किताब है सुप्रीम विस्पर, इसमें जिक्र किया गया है कि फरवरी 1967 में जब सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के इसमें फैसला दिया कि संसद के पास संविधान के मूलभूत अधिकारों में बदलाव का अधिकार नहीं है, तो कांग्रेस को यह बात अखर गई। कांग्रेस उस समय सरकार चला रही थी, केंद्र सरकार में थी। इस जजमेंट से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स में भी सरकार को झटका दे चुका था। इंदिरा गांधी ऐसे तमाम फैसलों से नाराज थी। ये मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया है कि इंदिरा गांधी चिड़ी बैठी थी। गोलकनाथ केस के बाद न्यायिक नियुक्तियों का मामला गृह मंत्रालय से लेकर लॉ मिनिस्ट्री को दे दिया गया। सरकार ने कोर्ट में अपने विचारधारा के जजों को भरना शुरू कर दिया। यानी ये सीधे तौर पर लिखा गया है कि सरकार की विचारधारा के जो जज होंगे उनको ही सुप्रीम कोर्ट में जगह मिलेगी। इंदिरा गांधी कैबिनेट के कई मंत्रियों ने इसमें मदद की। इनमें एक मंत्री थे स्टील मिनिस्टर एस मोहन कुमार मंगलम, वो मद्रास के एडवोकेट जनरल भी थे और गोलकनाथ केस में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ये मीडिया रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया गया है अभिनव चंद्रचूड़ साहब की किताब के हवाले से। और चंद्रचूड़ साहब इसमें लिखते हैं कि कुमार मंगलम ने खुलेआम कहा कि किसी कैंडिडेट की नियुक्ति में उसकी आइडियोलॉजी जरूर देखनी चाहिए, यानी वो किस विचारधारा का है ये जरूर देखना चाहिए। इसी से पता चलेगा कि वो शख्स कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए फिट भी है या नहीं, यानी सरकार के हिसाब से वो होगा या नहीं, इस तरह का दावा किया गया है किताब में। इसके बाद चंद्रचूड़ ने आगे लिखा है कि सरकार इसके बाद ये ध्यान देने लगी कि किस विचारधारा का व्यक्ति है। साल 1984 से 1987 के बीच लॉ मिनिस्टर रहे अशोक सेन के मुताबिक उस दौर में कांग्रेस सरकार ने एक भी ऐसे जज की नियुक्ति नहीं की जो कांग्रेस का विरोधी था या कांग्रेस के खिलाफ विचार रखता था। अभिनव चंद्रचूड़ जिन्होंने ये किताब लिखी है सुप्रीम विस्पर नाम की, उन्होंने लिखा है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई.वी. चंद्रचूड़, जो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के पिताजी थे और 7 साल तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे, उनके हवाले से उन्होंने लिखा है। और लिखा यह है कि एक तरीके से कांग्रेस सरकार ऐसे कैंडिडेट को तलाशती थी जो उनके साथ खड़े हो, उन्हें समर्थन दें। सरकार किसी कैंडिडेट को अपॉइंट करने से पहले उसके फैसले तो देखती थी, साथ में उसके बारे में एक एक चीज पता कराती थी कि वो किस ग्रुप के हैं, किसी संगठन से तो नहीं जुड़े हुए हैं, उनके कार्यक्रम में जाते हैं या नहीं जाते हैं। आरएसएस से अगर किसी का लिंक हो, किताब में यह भी दावा किया गया है, आरोप लगाया गया है कि आरएसएस से कोई लिंक हो तो उसके बारे में नेगेटिव फीडबैक अगर मिलता था या विरोधी कल्चर का वो है तो उसका रिज्यूमे हटा दिया जाता था। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रिज्यूमे को डस्टबिन में डाल दिया जाता था। यह भी दावा किया गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस चंदूरकर इसके उदाहरण है। 1984 की शुरुआत में वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रहे, फिर वो मद्रास हाई कोर्ट चले गए और तब के जो सीजेआई थे बी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, वो उनको सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते थे। 1982 से 85 के बीच कई बार चंदूरकर साहब का नाम सरकार को भेजा गया, लेकिन उसकी मंजूरी नहीं मिली। बाद में सरकार की तरफ से जस्टिस चंद्रचूड़ को औपचारिक नहीं अनौपचारिक तौर पर बताया गया कि जस्टिस चंदूरकर आरएसएस नेता जो माधव राव गोलवलकर साहब थे उनके अंतिम संस्कार में वो गए थे। शोक सभा में उनके बारे में जाके उन्होंने अच्छी बात की और इसलिए वो फिट नहीं बैठेंगे सरकार के, उनको नहीं रखा गया। इसी तरह अभिनव चंद्रचूड़ ने यह भी दावा किया था कि किसी जज के अपॉइंटमेंट में उनके दादाजी ने अड़ंगा नहीं लगाया था, ज्यादातर नाम उन्होंने मंजूर कर लिए थे, लेकिन एक मौका आया था जब उन्होंने वीटो का इस्तेमाल किया। जस्टिस बहरूल इस्लाम के खिलाफ वो मामला था और जब वहां पर आया था तो उन्हें मालूम पड़ा कि इनके खिलाफ कुछ आरोप हैं और यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, इसके पुख्ता सबूत भी हैं, तो उन्होंने उनका नाम अप्रूव नहीं किया, उसमें वीटो लगा दिया। अभिनव ने आगे दावा किया है, जो अभिनव चंद्रचूड़ साहब है जिन्होंने सुप्रीम विस्पर नाम की ये किताब लिखी है, उन्होंने कहा कि बाद में चंद्रचूड़ साहब को, जस्टिस चंद्रचूड़ को इनका नाम मंजूर करना पड़ा क्योंकि उन पर काफी दबाव था और इसमें तत्कालीन जो कानून मंत्री थे पी शिवशंकर, उन्होंने दबाव बनाया और उन्होंने दावा किया कि सीजेआई साहब से कहा कि इनके अपॉइंटमेंट से कोई परेशानी नहीं होगी। बाद में चंद्रचूड़ साहब ये मान गए
और ये इस्लाम साहब के बारे में भी जानकारी दी गई है कि वो किस तरह थे, मतलब क्या थे, क्या उनकी खूबियां थी, कहां से आते थे। वो राज्यसभा में रहे थे, बाद में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और गुवाहाटी हाई कोर्ट के वो जज बन गए थे। उसके बाद 1980 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज हुए और अभिनव चंद्रचूड़ दावा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए इस्लाम ने एक बहुचर्चित केस में बिहार के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के नेता जगन्नाथ मिश्र के फेवर में फैसला दिया था। इसके बाद फरवरी 1983 में सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 6 महीने के बाद कांग्रेस ने उनको तीसरी बार 1983 में तीसरी बार उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। ये किताब में उन्होंने दावा किया है, अपने दादा के हवाले से दावा किया है। क्या इसमें सच्चाई है, इसका दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई है और ये किताब बहुत चर्चित है। तो सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस तरह की बातें लगातार आती रही हैं, कहीं भी जाती हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तात्कालिक बातें हैं, आज सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पर आप किसी भी फैसले की समीक्षा कर लेते हैं। उस दौर में ये बातें छन छन के बाद में जब कोई किताब लिखता था या अपने संस्मरण शेयर करता था तब सामने आती थी। आप इसे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने जितनी कोई बातें कही लगभग वो मेरी भी जानकारी के अनुसार वो सारी चीजें सही है। और एक चीज और कह दूं कि बहरुल इस्लाम जी को 1984 के चुनाव में बरपेटा से लोकसभा का भी टिकट कांग्रेस के द्वारा दिया गया था, लेकिन असम में अशांति थी, चुनाव असम में स्टेट में नहीं हुआ, तो वो राज्यसभा में भेजे गए। तो ये चीज है। दूसरी चीज की उसमें आपने जो बताया कि 1980 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में थे और वहां से वो रिटायर कर चुके थे और रिटायरमेंट के 6 महीना बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। और हाई कोर्ट में भी जज उनको 1972 में बनाया गया था। उससे पहले 1962 से 1972 तक 10 साल वो राज्यसभा के सदस्य रहे थे कांग्रेस के। तो ये चीजें हैं, उनको राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाकर उनको हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। तो ये चीजें हैं उनके साथ। दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं कि नेहरू जी ने फजल अली को, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और अंग्रेजों के जमाना में सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट कहा जाता था, उस जमाना से वो जज थे, तो फजल अली को नेहरू जी ने उड़ीसा का राज्यपाल अभी उनकी जज पद पर रहते हुए ही नियुक्ति कर दी थी। फिर वो रिजाइन करके 1952 या 53 में वो उड़ीसा का राज्यपाल बने। फिर वहां से उनको फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। फिर वहां से वो आयोग का अध्यक्ष बने। फिर यहाँ 1955 में उन्होंने रिपोर्ट अपना सौंप दिया। सौंपने के बाद उनको फिर से असम का राज्यपाल बनाया गया और उस पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई। तो ये 2 चीजें हैं। इसके अलावा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो थे, उनको रिटायरमेंट के बाद मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये तो जनरली चूंकि किसी न किसी जज का ही पद है, तो किसको बनाएंगे आप? किसी न किसी जस्टिस को ही बनाएंगे, ये तो सही बात है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, जो मुसलमानों को 15% आरक्षण देने का काम सिफारिश किया। हालांकि वो सरकार के लिए लगा कि ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा हो गया, तो सरकार अच्छा फील भी नहीं किया उस मामले में। फिर भी उनको देवगौड़ा जी के नहीं, बाद में कांग्रेस पार्टी ने ही उनको राज्यसभा सदस्य बनाया था। इसके अलावा देवगौड़ा जी के टाइम में एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीबी फातिमा को तमिलनाडु का राज्यपाल बनवाया गया था कांग्रेस के द्वारा दबाव डालकर। तो ये चीजें कांग्रेस के टाइम में हुई हैं। तो अब जो है कांग्रेस पार्टी के लोग या तमाम अन्य लोग जो भाजपा विरोधी या एनडीए विरोधी लोग हैं, तो वो इस पर भी सवाल उठाते हैं। भले ही उनका मंशा जरूर है कि उनकी सनातनी होना उनको अखर रहा है, लेकिन वो सवाल इस पर भी उठा रहे हैं कि मोदी जी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं कि आगे चलकर हमको भी कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये बातें भी मुझे मीडिया में देखने को मिली हैं। तो जब आप इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो पहले अपने गिरेबान में झांक लेते कि आपने क्या किया है। उस तरह का प्रेसिडेंस आपने स्थापित किए हुए हैं और फिर दूसरों की आलोचना उसी विषय पर कर रहे हैं। तो उससे पहले ये अच्छा होता कि आप उस चीज के लिए माफी मांग लेते जनता के सामने आकर कि हमसे जो हुई गलती हुई और आगे चलकर क्या होना चाहिए, इस विषय पर बैठकर सबको सर्वदलीय या
उसमें जुडिशियल सिस्टम को ही या जुडिशियरी के रिटायर्ड लोगों को भी शामिल करके इस तरह की कुछ नया परंपरा, नया नीति बनाते तो ज्यादा अच्छा होता, बजाय इसकी बिना सिर पैर का आलोचना करने के। ये मेरा मानना है। जी जी जी, और मुझे तो ये इनका मामला तो थोड़ा सा अलग भी नजर आता है, क्योंकि इनके कार्यकाल का एक लंबा हिस्सा जब विपक्ष लगातार इनकी तारीफ करता रहा और सरकार के जो समर्थक हैं वो सोशल मीडिया में इनको ट्रोल करते रहे, और जब इनकी विदाई का समय बिल्कुल करीब आ गया है, 24 साल का मेरी नजर में इनका बड़ा ग्लोरियस करियर रहा है, क्योंकि आप 24 साल अगर लगातार जब काम करते हैं तो आप उनको एक दो दिन के हिसाब से जज नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, बहुत लंबा समय हो गया है इस चर्चा को, मैं आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि सिंह साहब को एक और चर्चा में जाना है। अगर आप संक्षेप में कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। देखिए वात्सल जी, मैं 27 वर्षों से पटना हाई कोर्ट में देख रहा हूं, अमूमन जिसकी सरकार रहती है उससे नजदीकियां जिनकी रहती है उन्हीं की नियुक्ति होती है। एक पार्टी की नहीं है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अमूमन ये होता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो जज नियुक्त हो गया वो फैसला सारा उस पार्टी के हिसाब से लेगा। फैसले गुण दोष के आधार पर वही जज लेते हैं जब उस कुर्सी पर बैठते हैं। तो मेरे ख्याल से इस पे इस तरह की लांछना लगाना किसी के लिए भी उचित नहीं है, क्योंकि जज जो बनता है वो पार्टी किसी का नहीं रहता है, और वो पार्टी के अनुसार चले ये भी सही नहीं है और चलते भी नहीं है। कोई कोई फैसले ऐसे हो सकते हैं जो लगे आदमी को कि हाँ इस पार्टी के पक्ष में है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो सही फैसला वही है जो पार्टी के पक्ष में है, फैसला भी सही वही है, और बाद में लोग जज लोग बनते भी रहते हैं, पदों पर जाते आते रहते हैं, सबके सरकार में आते जाते हैं, वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कम्युनिस्ट की हो, जिसकी सरकार हो, ये नियुक्तियां तो होते रहती है। इस आधार पर ये कहना कि कोई बेईमान है, कोई ईमानदार है, ये उचित नहीं है। उसको उस नजरिए से देखना चाहिए, हर एक चीज को पार्टी के नजरिए से नहीं देखना चाहिए मेरे अनुसार। ये जरूर है कि देखिए कि फैसले जो किए गए हैं उसके बाद वो रिव्यू में कहीं गया या अपील में, कहीं कोई हाईकोर्ट में जज रहा तो अपील में गया उसके फैसले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट, वो कितने डिसाइड हुए उसके अगेंस्ट में, इन सब चीजों को गुण दोष के आधार पर देखने की है, पार्टी के हिसाब से देखना उचित नहीं है। और मेरे ख्याल से अभी तक के जितने भी फैसले हुए हैं चंद्रचूड़ साहब के, वो माइलस्टोन साबित हुए हैं। वो एक तरह से कोर्टों के लिए गाइडलाइन है बहुत सारे मामले में, आधार कार्ड के मामले में हो, अबॉर्शन के मामले में हो, या फिर क्रिमिनलाइजेशन के मामले में हो। कई ऐसे उनके फैसले हैं जो कि काफी महत्व रखते हैं। सेक्शन एक था जिसमें गवर्नमेंट के सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड किया गया। तो ये सारे चीजों में जो उनके फैसले हैं वो देखने चाहिए कि कितने संविधान के अनुसार रहे, ऐसे कि उनके खिलाफ चला गया। संशोधन का अभी सेक्शन 6A की शायद आप बात कर रहे हैं, जिसे उन्होंने सही ठहराया है, बिल्कुल लैंडमार्क फैसला है। कई फैसले ऐसे हैं जो लंबे समय तक याद किए जाएंगे। मेरी अपनी जो राय है इनके बारे में, जैसे मैंने कहा कि बहुत फिट है, बहुत स्मार्ट है, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। जो अदालत में इनकी कार्रवाई लोग देखते हैं, क्योंकि लाइव अब आने लगी हैं चीजें, वहां इनको देखकर बड़ा अच्छा लगता है। लोगों के अंदर इन्होंने एक न्याय की उम्मीद जगाई है, ये देखकर और समझकर बड़ा अच्छा लगता है। और एक ऐसा जज जिसने 24 साल तक निष्पक्ष रूप से, क्योंकि अपने कार्यकाल में ज्यादातर वक्त इनके विरोधियों ने भी माना ये बड़े निष्पक्ष नजर आए हैं, इतना लंबा और एक शानदार करियर रहा। तो जब 10 नवंबर बहुत दूर नहीं है, 11 नवंबर को इनका बर्थडे होता है, उससे एक दिन पहले रिटायर होने जा रहे हैं, तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं। और हम चाहेंगे कि बाकी लोग, जो लोग भी किसी वजह को लेकर निराश है, नाराज है या आलोचना कर रहे हैं, तो उनको याद रखना चाहिए कि जिस तरह का इनका ग्लोरियस करियर रहा है, उनको विदाई भी ये डिजर्व करते हैं। उसी तरह की शिकायतें आपकी हो सकती हैं, आप इंडिविजुअली भी इन्हें बता सकते हैं, चिट्ठियां लिखकर भी बता सकते हैं, लेकिन पूरी एक संस्था के तौर पर अगर आप जिक्र करते हैं और इनके एक बड़े शानदार करियर के बारे में अगर आप जिक्र करते हैं,
तो आपको इनकी सारी उपलब्धियों को भी रेखांकित करना चाहिए। हो सकता है कि कई बार कुछ शिकायतें लोगों की निजी होती हैं, जिन्हें क्योंकि आवाज बड़ी होती है तो दूर तक जाती है, तो ऐसे लोग जब बोलते हैं तो शायद मामला आउट ऑफ प्रोपोर्शन नजर आता है। तो चंद्रचूड़ साहब को बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई एक शानदार करियर के लिए। सिंह साहब आपको और डॉक्टर साहब आपको इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम हमारे देखने वाले जो जिस तरह से हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हम उनके भी तहे दिल से आभारी हैं। जिस तरह से कैपिटल हेडलाइंस को आप मोहब्बत दे रहे हैं, बिना कहे मोहब्बत दे रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि हमारे कार्यक्रमों को शेयर भी कर रहे हैं। किस तरह आपका शुक्रिया अदा किया जाए, किस तरह आपको थैंक यू कहा जाए, वो शब्द हमारे पास नहीं है। आप इसी तरह अपनी मोहब्बत बनाए रखें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं हमसे तो कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं, जिससे आपके फीडबैक हमें मिलेंगे। आज के लाइव शो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।